हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ा कि भाई जो ब्रायोफाइट्स हैं वो शेडेड प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये लैंड पर रहते तो हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे रिक्वायर वाटर जस्ट लाइक फ्रॉग्स, इसलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। देन हमने ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल पढ़ा कि दे शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, एक जो इनकी मेन प्लांट है और दूसरा जो मेन प्लांट के ऊपर बनता है। मैंने आपको एक फिगर दिखाया था इसके लिए, दैट इज स्पोरोफाइट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, ये किस तरह अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में पढ़ा था। अब कुछ थोड़ी बहुत इनकी जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है वो भी हमने जानी। अब आपको ब्रायोफाइट्स का क्लासिफिकेशन समझना है कि ब्रायोफाइट्स में वैसे तो मैंने आपको बताया था 3 क्लासेस हैं, लिवरवॉर्ट्स, हॉर्नवॉर्ट्स एंड मॉसेस, बट हॉर्नवॉर्ट्स के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें 2 ही क्लासेस के बारे में पढ़ना है, लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा एवोल्यूशन में लिवरवॉर्ट्स कम डेवलप्ड है, मॉसेस उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो लिवरवॉर्ट्स के फीचर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसा कि इनका नाम है लिवरवॉर्ट्स, क्योंकि इनका जो शेप है वो थोड़ा सा लिवर शेप्ड होता है, इसलिए इनको लिवरवॉर्ट्स कहा जाता है। रियली में हम अगर इस तरह के एक प्लांट को देखें जिसमें कि मार्केंशिया इज़ वेरी कॉमन, तो ये देखिए, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, मतलब ये जो लैंड, जो ज़मीन है, सॉइल है, उस पर ऐसे बिछे हुए हैं प्लांट्स। ठीक है, तो दे आर एग्जैक्टली फ्लैट, जैसे एनिमल्स में फ्लैट फॉर्म नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में लिवरवॉर्ट्स जो हैं वो एकदम प्रोस्ट्रेट प्लांट्स होते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, जो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। ठीक है, और इनमें आपको ये दिख रहे हैं बड़े कप जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है बच्चों गैमा कप्स। वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर गैमा कप्स। ये गैमा कप्स क्या है कि जैसे मार्केंशिया को और नए मार्केंशिया बनाना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करना है, तो या तो मार्केंशिया फ्रेगमेंटेशन करेगा, इसके कुछ कहीं भी कोई फ्रेगमेंट गिरा उसी से नया मार्केंशिया बन गया, या फिर ये कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको गैमा कप्स कहा जाता है। और इन गैमा कप्स के अंदर कुछ छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं, दे आर कॉल्ड गैमा। तो जहाँ भी वो गैमा गिरेगी वहाँ पे एक नया मार्केंशिया बन जाएगा। ठीक है, और वो जो गैमा है वो ग्रीन कलर की ही होती है, जिससे कि जहाँ पर भी वो गिरेगी थोड़ा बहुत मिनिमम फोटोसिंथेसिस करेगी और उससे फिर नया प्लांट बना देगी। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है भाई लिवरवॉर्ट्स के बारे में। लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, कॉमन पॉइंट है, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज। बट अगर बार्क ऑफ ट्रीज पे भी ग्रो कर रहे हैं तो उन्हीं एरियाज में ग्रो करेंगे जहाँ हमेशा मॉइस्चर रहता हो। ओके, या फिर डीप इन द वुड्स भी ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वुड भी हाइग्रोस्कोपिक होती है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी वहाँ पर। ओके, प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो वैसे तो हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एल्गी से थोड़े ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं, बट अभी भी प्लांट बॉडी थैलॉइड ही रहेगी। कोई इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, जैसे कि मार्केंशिया। The thallus is very very important, dorsiventral and closely appressed to the substrate। इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से सुन लो। closely appressed मतलब ये अपने सबस्ट्रेट पर दबे रहते हैं, यानी फ्लैट हैं ये बिल्कुल। ठीक है, तो dorsiventally and closely appressed to the substrate। Then अगर हम इस डायग्राम में, तो आपको ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा बच्चों, बट ये जो फिगर है अगर आप इस पर ध्यान से देखें ये वाले पर, तो इनमें क्या होता है, ये जो इनमें जो आपको इनका स्टेम वाला पार्ट दिख रहा है ना लेटा हुआ, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो इन पर छोटी छोटी सी लीव्स दिखती हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये कप्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर बाकी जगह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको बोला जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ट्रू लीव्स तो है नहीं। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उनकी 2 रोज होती हैं। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नीट में पूछ सकते हैं आप लोगों से कि दे हैव द लीफी मेंबर्स, एक मिनट, The leafy members have tiny leaf-like appendages। ठीक है, tiny बहुत छोटी छोटी होती हैं, leaf-like appendages होते हैं, और कैसे अरेंज्ड होते हैं, in 2 rows on the stem-like structure। तो इनके पास कुछ भी ट्रू फॉर्म में नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में है, वो स्टेम-लाइक, लीफ-लाइक, इस तरह की चीज़ें हैं। क्लियर, आगे बढ़े। ये देखो, ये आपकी बुक में डायग्राम दिया है, ये मार्केंशिया का। अच्छा, मार्केंशिया को बहुत आसान है याद रखना, नीट में कई बार पूछते हैं कि मार्केंशिया मोनोशियस है कि डायोशियस है, तो बट ऑब्वियस आपके एनसीईआरटी में 2 डायग्राम है, एक मेल एक फीमेल, तो मार्केंशिया कैसा हुआ, डायोशियस। डायोशियस मतलब 2 फॉर्म्स, और अगर दूसरे वे में देखें तो हम डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, इसके पास अपना अलग सेक्स ऑर्गन है, इसके पास अपना अलग सेक्स ऑर्गन है। ठीक है,
अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए तो देखो इसका नाम लिखा है आर्कीगोनियोफोर। ये आर्कीगोनियोफोर, ये खुद आर्कीगोनियम नहीं है, ये एक स्ट्रैंड है, एक स्टॉक है जो आर्कीगोनियम को रख रहा है। तो आर्कीगोनियम तो ये है, दिस इज आर्कीगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आपके एनसीईआरटी में जो फिगर दिया है उसमें ये फर्स्ट वाले में आर्कीगोनियो लिखा है, तो ये फीमेल प्लांट हुआ बच्चों, उल्टा मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। और ये जो है दिस इज एंथीरिडियोफोर, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो एंथीरिडियम को बेयर करेगा। तो ये जो है इसके ऊपर लगा हुआ दिस इज एंथीरिडियम, ठीक है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। मैं आपको पहले के सेशंस में बता चुकी हूँ कि लोअर प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये दोनों डायग्राम आ जाएं या कोई एक आ जाए इनमें से और आपको बोले यहाँ पर लेबल ना दे और आपको बोले पहचानो कि किसका है ये डायग्राम, तो आप ध्यान रखना जो ऐसे थोड़ा अच्छे से प्रॉपरली डेकोरेटेड है ना, ये देखो इस तरह से जिसमें एकदम प्रॉपरली चीज़ें दिखाई हैं, ये तो आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर है। और ये जो थोड़ा रफ एंड टफ, जैसे मेल्स होते हैं ना रफ एंड टफ, तो ये इस तरह से जो बना हुआ है ये मेल सेक्स ऑर्गन का डायग्राम है, ठीक है, यानी कि एंथीरिडियम का है। तो एकदम ब्यूटीफुली अच्छे से तैयार वेल ड्रेस्ड वाला फीमेल का डायग्राम है और ये रफ एंड टफ जो है वो मेल का डायग्राम है। क्लियर? तो आप उससे याद रख सकोगे। देन बाकी गैमा कप्स तो कॉमन ही है क्योंकि वो तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, तो दोनों ही बनाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो राइजोइड्स हैं बच्चों वो आप याद रखना, यहीं पर ब्रैकेट में लिख लो, दे आर यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। लिवर वॉर्ड्स में जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, जबकि मॉसेस में आप पढ़ोगे मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस ईदर बाय फ्रेगमेंटेशन, थैलाई के छोटे छोटे पीसेस गिर जाएंगे, जहाँ भी गिरेगा नया बन जाएगा उससे, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गैमा, ठीक है, कॉल्ड गैमा। गैमा और गैमा कप में क्या फ़र्क है? गैमा क्या होता है देखो, हाईलाइट करो इस पॉइंट को, गैमा आर ग्रीन मल्टी सेल्युलर एसेक्सुअल बट, सीधा नीट में क्वेश्चन आ गया था, गैमा आर 4 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन सीधा एनसीईआरटी से उठकर है, ग्रीन मल्टी सेल्युलर एंड एसेक्सुअल बट्स, ओके, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। तो गैमा तो खुद एक छोटी सी बड है, मल्टी सेलुलर है, ग्रीन कलर की होती है, बट वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर बन रही है उस स्ट्रक्चर का नाम है गैमा कप, यानी गैमा कप इज द रिसेप्टिकल जो रिसीव कर रहा है गैमा को, ठीक है, विच इज लोकेटेड ऑन द थैलाई। द गैमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल। कोई गैमीट्स वगैरह का फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो इट इज सिंपली एसेक्सुअल, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो डायग्राम आपकी बुक में मार्केंशिया का दिया है, तो मार्केंशिया तो मेल और फीमेल अलग अलग है, तो यहाँ तो डायोशियस कंडीशन है, बट ऐसा नहीं है कि सारे लिवर वॉर्ड्स डायोशियस होते हैं, कुछ लिवर वॉर्ड्स मोनोशियस भी होते हैं, एक ही थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ध्यान देने वाली बात है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम थैलस और ऑन द डिफरेंट थैलस, ठीक है, यानी अगर सेम थैलस पर हैं तो आप उस कंडीशन को क्या कहोगे? मोनोशियस, मोनोशियस, और अगर डिफरेंट थैलाई पर है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? डायोशियस। बट ये सबको पता है ना, डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, एक के पास एक सेक्स ऑर्गन, इसलिए 2 फॉर्म्स हैं डायोशियस, और मोनोशियस का मतलब बाइसेक्सुअल, एक ही प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, तो वो बाइसेक्सुअल और एक ही फॉर्म है उसकी, तो मोनोशियस हो गया। ये वरना मिक्स कर देते हो आप, बाई मोनो और डाई यूनी, कई बार डायोशियस को बच्चे बाइसेक्सुअल कर देते हैं, बट दोनों का डेफिनेशन अलग अलग बेसिस पर दिया गया है ना। मोनोशियस और डायोशियस वर्ड कैसे बने हैं कि उस प्लांट की कितनी फॉर्म उस एग्जिस्ट कर रही है, एक ही साथ मेल फीमेल है या मेल अलग है फीमेल अलग है, तो मोनोशियस और डायोशियस। बट जो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल टर्म है वो किस बेसिस पर दी जाती है कि एक प्लांट के पास कितने सेक्स ऑर्गन है, अगर एक प्लांट के पास एक ही सेक्स ऑर्गन है तो वो यूनिसेक्सुअल हुआ, और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो वो बाइसेक्सुअल हुआ। बट ऑब्वियस जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं उसकी एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी तो वो मोनोशियस हुआ। जिसमें एक के पास एक सेक्स ऑर्गन है उसमें मेल फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करेगा तो वो डायोशियस हुआ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने शॉर्ट नोट्स में कहीं भी लिख कर रख लेना है, ये भूलना नहीं है आपको। आगे बढ़ें, चलो भाई आगे देखते हैं क्या हो रहा है। द स्पोरोफाइट इज, अब बट ऑब्वियस सेम वही पैटर्न जो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था। नाउ द स्पोरोफाइट, जैसे ही स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट वही ना फुट सीटा कैप्सूल,
पहले मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा स्पोरोफाइट, उसमें क्या होगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल्स होंगी जो कि मियोसिस करेंगी, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे एंड स्पोर्स जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे और दे जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो बट ऑब्वियस ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो एन होती है, तो गैमेटोफाइट कैसा है, फ्री लिविंग। लेकिन जो ऊपर फुट सीटा कैप्सूल बनता है वो मैंने आपको बताया था कैसा होता है, फुट सीटा कैप्सूल इज पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं होता ब्रायोफाइट्स में। अभी जब आप नेक्स्ट डिवीजन पढ़ोगे टेरिडोफाइट, वहाँ पर ये भी इंडिपेंडेंट होगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा, दोनों के शेप साइज सब बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगी, बट वहाँ पर दोनों स्टेजेस कैसी होंगी, इंडिपेंडेंट। डू रिमेंबर। आगे बढ़े, समझ में आ गया ब्रायोफाइट्स के बारे में। और ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल्स में आप लिख दो मार्केंशिया, और अगर एक और याद रखना चाहते हो तो आप रिक्सिया भी लिख सकते हो, रिक्सिया। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आते हैं मॉसेस पे, जो ब्रायोफाइट्स का सेकेंड मोस्ट एडवांस क्लास है, दैट इज मॉसेस। मॉसेस के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट। बट ऑब्वियस कोई नई बात नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मॉसेस के लाइफ में जो मेन स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि मॉसेस भी तो एन है, लिवरवॉर्ट भी एन है, तो उनके भी मेन स्टेज जो है वो गैमेटोफाइट है। ओके, सो इट इज़ द गैमेटोफाइट। हम पढ़ चुके हैं ना कि गैमेटोफाइट वो होता है जो हैप्लॉइड स्टेज है। नाउ इट कंसिस्ट टू स्टेज। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे समझना, मॉसेस में थोड़ा सा लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मार्केंशिया में यानी लिवरवॉर्ट्स में तो क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर फुटसीटा कैप्सूल बना होता, ठीक है, तो कैप्सूल के अंदर जो मदर सेल्स हैं उन्होंने मियोसिस करके स्पोर बनाया, स्पोर नीचे गिरा, और स्पोर के नीचे गिरते ही क्या होता, उस स्पोर से एक नया मार्केंशिया बन जाता। ठीक है, बात खत्म। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं मॉसेस की, तो मॉसेस में देखो क्या होता है, मॉसेस में ये जो फुटसीटा कैप्सूल बना, इस कैप्सूल के अंदर जब स्पोर बनेंगे ना और स्पोर नीचे गिरेंगे, तो स्पोर के नीचे गिरने पर सीधा ये वाला प्लांट नहीं बनता, सीधा ऐसा जो मॉसेस का मेन प्लांट है सीधा वो नहीं बनता, बल्कि पहले एक और स्टेज आती है। तो मॉसेस में क्या होता है, मैं तुमको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताती हूँ वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कि मान लो ये एक स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में बना हुआ है कैप्सूल के अंदर, अब ये गिर गया, अब ये सीधा लीफी स्टेज नहीं बना रहा, बल्कि इस स्पोर से एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर निकलता है, एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर निकलता है। क्रीपिंग समझते हो ना, जैसे रेप्टाइल्स क्रीप करते हैं, तो बिल्कुल जमीन पर रेंग रहा है वो, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर निकलता है जो कि बट ऑब्वियस हॉरिजॉन्टल होगा, और ये होता ग्रीन है, लेकिन यानी अपना फोटोसिंथेसिस अपने आप कर सकता है, बट ऑब्वियस अब प्लांट बॉडी से अटैच तो है नहीं, तो इस जो कि दिखता बिल्कुल धागे के जैसा है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया है प्रोटोनीमा। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोनीमा, क्योंकि प्रोटो वर्ड का मतलब होता है प्रिमिटिव, और नीमा वर्ड आपको याद रखना है बायो में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए आता है। नीमा, जैसे वो एस्कैरिस वगैरह होते हैं ना, उनको निमेटोड कहते हैं क्योंकि वो भी थ्रेड की तरह दिखते हैं, तो नीमा वर्ड थ्रेड के लिए आता है। तो इनमें क्या होता है, स्पोर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा। ठीक है, ये प्रोटोनीमा नाम से याद रहेगा ना, आपको कंफ्यूज मत होना, प्रिमिटिव थ्रेड, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो प्रोटोनीमा है इट इज़ ग्रीन मल्टी सेलुलर, बट ऑब्वियस ग्रीन मल्टी सेलुलर क्रीपिंग स्ट्रक्चर, क्रीपिंग है ये, क्रीपिंग एंड फिलामेंटस, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा तो ठीक है। अब ये प्रोटोनीमा क्या करता है, इस प्रोटोनीमा के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है, या तो ये प्रोटोनीमा अपने ऊपर एक और प्रोटोनीमा बना लेता है, एक नेक्स्ट डायग्राम बना देती हूँ, इसके पास दो ऑप्शन है, क्या कि या तो ये प्रोटोनीमा अपने ऊपर इस तरह से एक और स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, थोड़ा सा ब्रांच्ड होता है, इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर कर देती हूँ, ये देखो लाइक दिस, इस तरह का। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाना बच्चों, इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा पे ही एक और प्रोटोनीमा बन गया। अच्छा, अब इसके पास दो ऑप्शन है। हाँ, प्राइमरी प्रोटोनीमा से तो पहले सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है, अब सेकेंडरी प्रोटोनीमा के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है देखना,
कि या तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा सोचेगा कि यार अभी और अपने जैसे खूब सारे प्रोटोनीमा बना लो, उन सबसे बहुत सारे नए मॉसेस बन जाएंगे, तो या तो ये फ्रेगमेंटेशन करता है। क्या करता है? ये फ्रेगमेंटेशन करता है। और अगर इसने फ्रेगमेंटेशन किया मान लो सेकेंडरी प्रोटोनीमा ने, तो क्या होगा? जो भी इसके फ्रेगमेंट्स हुए वो जहाँ भी गिरेंगे वहाँ पर उससे नया प्रोटोनीमा फिर बन जाएगा। तो ऐसे प्रोटोनीमा से प्रोटोनीमा बनते रहते हैं और मॉसेस अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं। और या फिर ये क्या करता है, ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है इससे एक लेटरल बड निकलती है। सब एनसीईआरटी में दिया है, अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है ये क्या करता है, देखना, ये लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लीफी स्टेज में। कैसे? सी, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है, ये निकला इससे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या करेगा? ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा जिस पर नीचे की तरफ आ जाएंगे राइजोइड्स, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स जो कि रूट लाइक दिखते हैं, और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इस पर बहुत सारी लीव्स स्पाइरली ग्रो करने लगेंगी। ठीक है, लीफ लाइक है अगेन, बोल अभी हम उसको लीव्स बोल रहे हैं बट सब लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो वो स्पाइरली ग्रोथ करने लगेंगी। क्लियर? तो अगर ऐसी स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाए, ये वाला स्ट्रक्चर डिजनरेट हो जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है सब कुछ। तो अगर ये ऐसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तब आप इसको बोलेंगे लीफी स्टेज। अल्टीमेटली अगर फ्रेगमेंटेशन भी कर रहा है ना, तो भी जितने भी नए प्रोटोनीमा बनेंगे उन सबको भी लीफी स्टेज ही बनानी है। तो अल्टीमेटली तो मॉसेस में लीफी स्टेज ही आनी है। जो मेन, अब ये मेन प्लांट है, ये जो लीफी स्टेज है ना, दिस इज द मेन प्लांट। बट आप फर्क समझ गए ना कि क्या हुआ यहाँ पर सीधा स्पोर से मेन प्लांट नहीं बना। लिवरवॉर्ट्स में तो स्पोर से सीधा नया मार्केंशिया बन रहा था, एक इंटरमीडिएट स्टेज भी आई है। तो स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा ने सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाया, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा ने या तो फ्रेगमेंटेशन करके अपना नंबर बढ़ाया या इट इज कन्वर्टेड इनटू लीफी स्टेज। और लीफी स्टेज अगर बन गई तो क्या होगा? लीफी स्टेज विल फॉर्म सेक्स ऑर्गन्स। तो अब ये सेक्स ऑर्गन्स बनाएगी, यानी एंथीरिडियम और आर्किगोनियम बनेगा। वही सेम, वाटर के थ्रू गैमीट्स पहुंचेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, और फिर इसके ऊपर फुटसीटा कैप्सूल बन जाएगा। ठीक है, तो इधर या तो ये इस तरह से चलता रहेगा, लीफी स्टेज बन गई तो वो सेक्स ऑर्गन बना के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। और एक और बात ध्यान रखना, जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वो एट द टिप बनते हैं, एट द टिप, इस लीफी स्टेज के टिप पर बनते हैं हमेशा, जिससे वहीं जायगोट बने और वहीं पर ऊपर फुटसीटा कैप्सूल यानी स्पोरोफाइट ग्रो कर जाए। डन? समझ में आ गया? अब देखो तुम्हें, अब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, वरना इसमें अटकते हैं बच्चे। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट टू स्टेजेस। अच्छा, अब एक बार समझ में आई क्या तुम्हें? इसकी प्लॉइडी बताओ तो जरा मुझे। प्रोटोनीमा की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए? स्पोर कैसा है? एन, तो प्रोटोनीमा भी कैसा होगा? एन। उससे जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना वो भी एन। अगर वो फ्रेगमेंटेशन करता है तो भी नए स्ट्रक्चर एन, और अगर वो लीफी स्टेज बनाता है तो वो भी तो एन ही है बच्चों। यानी इस पूरे पार्ट में दो स्टेजेस आई, एक तो प्रोटोनीमा और दूसरी लीफी स्टेज, और दोनों ही किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? दोनों ही गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या मैं ऐसा कहूँ कि एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट है? स्पोरोफाइट तो कहते हैं फुटसीटा कैप्सूल को, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, अभी तो हुआ ही नहीं फर्टिलाइजेशन। तो मॉसेस में गैमेटोफाइट की भी फर्दर दो स्टेजेस हैं, एक प्रोटोनीमा और दूसरी लीफी स्टेज, जबकि मार्केंशिया लिवरवॉर्ट्स में स्पोर से सीधा गैमेटोफाइट बनता है, एक ही स्टेज आती है। ओके, तो देयर आर टू स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा, ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इट इज अ क्रीपिंग, ग्रीन है, देखो लिविंग इंडिपेंडेंट है, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ब्रांच्ड भी लिखा है तो आप याद रखने के लिए इसको थोड़ा सा ब्रांचिंग भी दिखा सकते हो इसमें, जिससे तुम्हें याद रहे कि यहाँ पर इस तरह से ऐसे ब्रांचेस भी निकली हुई हैं। क्लियर? ब्रांच्ड एंड क्रीपिंग यहाँ पर लिख देते हैं हम। जितनी चीज़ों को डायग्रामेटिकली लिखोगे समझोगे उतना अच्छे से याद रहेगा। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बड। इस लाइन का क्या मतलब है कि जो लीफी स्टेज बनेगी वो किससे बनेगी? सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बनेगी एज अ लेटरल बड। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लेटरल बड निकलेगी और उस लेटरल बड से लीफी स्टेज डेवलप हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, जैसे इसको लीफी स्टेज बनानी थी ना, तो इसने एक लेटरल बड बनाई और इसी लेटरल बड से पूरी लीफी स्टेज बन गई और बाकी सारे स्ट्रक्चर डिजनरेट हो गए क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। ओके, डन? देन दे कंसिस्ट ऑफ, जो लीफी स्टेज है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? द लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस,
खड़ा एक्सिस होगा। अब ये लेटे हुए प्लांट्स नहीं है लिवरवॉर्ट्स की तरह, मॉसेस अपराइट होते हैं, तो अपराइट स्लेंडर पतला दुबला, स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, लीव्स जो है वो स्पाइरली अरेंज रहेंगी। आपकी एनसीईआरटी में फोटोग्राफ है ना इसका, ये रहा देखो, लीव्स जो है वो स्पाइरली अरेंज रहेंगी। ये नीचे राइजोइड्स हैं, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, लिवरवॉर्ट्स में कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। क्लियर? दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। आ गया, हाईलाइट कर लो। कैसे राइजोइड्स होते हैं यहाँ पे, मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड, जबकि वहाँ कैसे थे, यूनिसेल्यूलर लिवरवॉर्ट्स में। ओके, एंड दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, इसी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। आगे देखें क्या लिख रहा है। नाउ वेजिटेटिव, अब इन्होंने वापस से थोड़ी सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की है कि अगर इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना है तो कैसे करेगा, इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखो सीधा प्राइमरी प्रोटोनिमा नहीं करता, प्राइमरी से पहले सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या करता है, या तो फ्रेगमेंटेशन करता है, कभी कभार बडिंग भी कर लेता है। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स, अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो कौन करेगा, लीफी स्टेज करेगी। कैसे करेगी, द सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, हाईलाइट करना, एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, एपेक्स पर, टिप पर बनते हैं। ओके, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए हमको। नाउ after fertilization the zygote develops into a sporophyte। ठीक है, जो जाइगोट ऊपर बना टिप पर, सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट बने, फर्टिलाइजेशन हो गया, वो जाइगोट बना देगा स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट यानी वही फुटसीटा कैप्सूल, सेम, चाहे लिवरवॉर्ट हो चाहे मॉसेज हो, फुटसीटा कैप्सूल सेम रहेगा। सिर्फ इतना सा फर्क है, एक लाइन लिखी है, इसको आप हाईलाइट कर देना, कि जो मॉसेज हैं उनमें जो स्पोरोफाइट है इट इज़ मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवॉर्ट, मतलब थोड़ा सा कुछ और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना। ओके, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे आफ्टर मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस होगा तभी तो वापस से प्लॉइडी वो होगी ना। ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या है बताओ, स्पोरो जाइगोट 2n है तो स्पोरोफाइट भी 2n है, लेकिन स्पोर्स जो बनेंगे वो वापस से n बनेंगे। नाउ स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, द मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म। अब मॉसेस को ज़्यादा एडवांस बनाना है ना नेचर को, तो नेचर ने क्या किया, मॉसेस के स्पोरोफाइट को भी थोड़ा एडवांस बना दिया, और जब कैप्सूल फट के उसमें से स्पोर्स निकलते हैं तो उस मैकेनिज्म को भी एडवांस बना दिया। देखो क्या लिखा है, द मॉसेस हैव इलेबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम मॉसेस के, तो मॉसेस में कौन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बहुत पूछते हैं नीट में, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम, तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। फ्यूनेरिया तो याद रहता है क्योंकि फ्यूनेरिया का डायग्राम देखकर तो हमने पूरा लाइफ साइकिल सीखा है। ठीक है, स्फेग्नम को तुम कई बार सार्गेसम के साथ मिक्स कर देते हो, तो जहाँ स्फेग्नम लिखा हुआ है वहीं पर नीचे लिख देना सार्गेसम, लेकिन सार्गेसम क्या है याद आ रहा है किसी को, ब्राउन एल्गी। सार्गेसम क्या है, ब्राउन एल्गी है। और जैसे यहाँ पॉलीट्राइकम है, ऐसे एक मिलता जुलता नाम पड़ा था क्या, पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया यानी रेड एल्गी, याद है, PPGG, जबकि ये मॉस है। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये तो मॉस है पॉलीट्राइकम, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, स्फेग्नम मॉस है, जबकि सार्गेसम ब्राउन एल्गी। अब थोड़ा तो प्लांट किंगडम परेशान करता है, लेकिन मैंने कहा ना, जितनी दोस्ती करोगे, जितनी बार इनसे मिलोगे, इन एग्जाम्पल से यूज टू हो जाओगे, तो ये आपको नीट में परेशान नहीं करने वाले। ठीक, क्लियर? तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे में खत्म। ठीक है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, एक छोटी सी टेबल बना सकते हो कि भाई लिवरवॉर्ट और मॉसेस में हमने क्या डिफरेंसेस पढ़े। जैसे अगर हम देखें तो लिवरवॉर्ट जो है ना वो मोनोशियस और डायोशियस, चलो शुरू से देखते हैं। जैसे लिवरवॉर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजोइड थे, मॉसेस में मल्टी सेलुलर राइजोइड है। लिवरवॉर्ट्स में गैमा कप्स हैं, यहाँ पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज के नाम से स्टेजेस हैं। लिवरवॉर्ट्स में आपने पढ़ा कि जो फुटसीटा कैप्सूल है वो सिंपल टाइप का होगा, यहाँ थोड़ा इलेबोरेटेड होगा। यहाँ लिवरवॉर्ट में सिंपल टाइप का स्पोर डिस्पर्जल होगा, यहाँ जब स्पोर डिस्पर्स होते हैं तो वहाँ भी कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स उसमें मदद करेंगे। और एक पॉइंट ये भी कि लिवरवॉर्ट मोनोशियस या डायोशियस दोनों हो सकते हैं, लेकिन मॉसेस जो है ना बच्चों वो जनरली बाइसेक्सुअल होती हैं, यानी मोनोशियस होती है। देखो ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, देखो स्फेग्नम के डायग्राम में तुमको दोनों चीज़ें दिखाई है। स्फेग्नम के पास ये वाली जो ब्रांचेज हैं ये हैं एंथीरिडियल ब्रांचेज यानी मेल ब्रांचेज, और इसी प्लांट पर ये जो आपको दिख रही है बीच बीच में ये जो लगी हुई हैं इनको इन्होंने कहा है आर्किगोनियल यानी फीमेल ब्रांचेस। तो एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों हैं,
यहाँ पर भी एंथीरिडियम और आर्किगोनियम दोनों बनते हैं। तो मॉसेस जो हैं वो मोस्टली कैसी हैं, मोनोशियस, बाइसेक्सुअल। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यहाँ पर लिख देते हैं मोस्टली मॉसेस आर मोस्टली कैसे हैं, मोनोशियस, सिंगल फॉर्म यानी एक ही के पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, ध्यान रहेंगे डिफरेंसेस और फिर एग्जांपल से याद कर लेना। लिवरवॉर्ट्स में मार्केंशिया एंड्रिक्सिया और मॉसेस में फ्यूनेरिया, स्फेग्नम और पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट ब्रायोफाइट्स के बारे में। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट डिवीजन टेरिडोफाइट्स।